नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मौसम के बदलते मिजाज के साथ। देहरादून से जानकारी आपको दे रखे हैं। देहरादून में बादल छाए हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई, कई जगह हल्की बूंदाबांदी हुई। तो प्रदेश में कल से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना है। 5 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना। भारी बर्फबारी से पहाड़ का यातायात भी होगा प्रभावित। ये तमाम जानकारी आपको दे रखे हैं, जहां पर अब एक बार फिर मौसम का बदलता मिजाज देखने को मिलेगा। कई जगह हल्की बूंदाबांदी की उम्मीद है। तो प्रदेश में कल से फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना। हालांकि येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उसी के साथ 5 जनवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना है। एक तरफ जहां लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को इस बदलते मौसम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि परेशानियां कई हैं। लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो गया। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से रास्ते बंद हो गए, यातायात प्रभावित हो गया। तो ये तमाम ऐसी चीजें जिनसे लोगों को जूझना पड़ रहा है। लेकिन जो पर्यटक हैं, उनके लिए ये खुशी की बात होगी कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। लोग वहां पहुंचकर बर्फबारी, स्नोफॉल का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां मौसम लोगों के लिए खुशियां लेकर आया है, तो वहीं कुछ न कुछ परेशानियां भी लेकर आया है। ये अहम जानकारी मौसम से जुड़ी आपको दे रखे हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और भारी बर्फबारी से पहाड़ का यातायात प्रभावित हो सकता है। ये पहले से जानकारी दे दी गई है, ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। जब भी लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो सबसे पहले वो चेक कर लें कि जिस रूट से वो जा रहे हैं, क्या वो उनके लिए सही है। कहीं किसी तरह की कोई आपत्ति उनको न झेलनी पड़े, तो उसको लेकर तमाम चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी को देखते हुए लगातार मौसम विभाग जानकारी दे रहा है और लोगों को पहले से चेतावनियां भी दी जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। मौसम का मिजाज लगातार बदलता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में 5 जनवरी से बर्फबारी की उम्मीद है। उसी के साथ 4 जनवरी तक ओलावृष्टि की भी संभावना जताई जा रही है। देहरादून में बादल छाए हुए हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी कि अभी भी जो कड़ाके की ठंड है उसके बढ़ने के आसार है, क्योंकि नया साल शुरू हो गया है। तो नए साल के साथ ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तब कुछ समय तक इस परेशानी से लोगों को जूझना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ये जानकारी दे रहा है कि अभी इसी तरह कड़ाके की ठंड रहने वाली है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे पूरा अपडेट लेंगे, क्या नजारा देख पा रहे हैं, लोगों को कितनी परेशानियां। चंद्रमोहन, सबसे पहले जानेंगे मौसम के बदलते मिजाज को लेकर कितनी परेशानियां। जी बिल्कुल अर्चना, देखिए मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है और येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। कल से जो है प्रदेश का मौसम का मिजाज फिर से बदलने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। कल और परसों 3 और 4 जनवरी को प्रदेश के कई इलाकों में ओलावृष्टि होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ओलावृष्टि होने से खासतौर पर जो ठंड का प्रभाव है, जो प्रकोप है, वो बढ़ेगा। चाहे मैदानी इलाके हैं या प्रदेश के पहाड़ी इलाके हों, तो ठंड का प्रकोप जो है वो ओलावृष्टि होने से बढ़ेगा। इसके अलावा आगे की अगर हम बात करें, 5 जनवरी की बात करें, तो 5 जनवरी को 5 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। इन 5 जिलों में बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली ये जिले शामिल है। इन जिलों के, इन 5 जिलों में जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं, वहां पे मौसम विभाग ने भारी बर्फबारी की संभावना जताई है। और इस कारण से जो है सड़क का, जो पहाड़ का सड़क यातायात है, सड़क मार्ग है, वो भी पूरी तरह से प्रभावित होगा। सड़कों में फिसलन बढ़ेगी और दुर्घटनाएं होने की संभावना भी मौसम विभाग ने जताई है। तो इसी अकॉर्डिंग जो पूर्वानुमान मौसम विभाग देख रहा है, अपनी भविष्यवाणी जो कर रहा है मौसम विभाग मौसम को लेकर, तो उससे बचने के लिए भी मौसम विभाग ने कुछ सलाह शासन को दी है। और बर्फबारी हटाने के लिए जब वो बर्फों पर, सड़कों पर बर्फबारी होगी, तो भारी हिमपात की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो जाहिर तौर पर जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से प्रभावित होंगी।
उनको दोबारा से जो है दुरुस्त करने के लिए भी एडवाइजरी भेजी गई है। तो ठीक है। 5 तारीख तक जो है इसी तरह का मौसम देखने को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा राहत लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है चंद्रमोहन, लगातार जानकारी लूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ विजुअल्स अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरह का नजारा है। ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ जो है पूरा प्रदेश। लगातार बर्फबारी की वजह से जो है लोगों को काफी परेशानियां भी हुई हैं, तो वहीं पर काफी एंजॉय भी लोग कर रहे हैं। और लगातार हिंदी खबर की टीम भी लोगों के बीच जाकर ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर इस बार की ठंड लोगों के लिए कितनी खुशियां और कितनी परेशानी लेकर आई है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए पहाड़ों का नजारा, आप देखें कितनी सुंदर वादियां हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बर्फ से लिपटे हुए पहाड़ नजर आ रहे हैं। रास्तों पर भी बर्फ बिछी हुई है और ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे तो बिल्कुल सफेद चादर से लिपटा है पूरा प्रदेश। चारों तरफ अगर नजर घुमाएं तो सिर्फ सफेद ही सफेद नजारा हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए अब रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रमोहन का। लगातार चंद्रमोहन हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, कुछ तस्वीरें हमने दिखाई हैं जिसमें देख पा रहे हैं तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, तो कितना मुश्किल होगा लोगों को घरों से बाहर निकलना। चंद्रमोहन जी बिल्कुल, अपना देखिए बर्फबारी से जहाँ लोगों को मुश्किल होगी वहीं पर्यटक इस ओर आकर्षित भी होते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड में पहुंच भी रहे हैं। कोरोना का दौर है, लेकिन जो एडवाइजरी है, जो मानक तैयार किए गए हैं, गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग पर्यटक उत्तराखंड आ रहे हैं। निश्चित तौर पर बर्फबारी होगी तो पहाड़ के लोग जो हर दिन उसको देखते हैं तो वो बिल्कुल परेशानी का सामना जरूर करेंगे। सड़क मार्ग भी प्रभावित होंगे और जो ठंड का प्रकोप है, जो टेम्परेचर है, वो भी काफी डाउन होंगे। और पूरे प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे मैदानी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, 5 जिलों में भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने 5 जनवरी को जताई है। तो उससे पूरे उत्तर भारत में जो है असर पड़ेगा। जो प्रदेश के मैदानी इलाके हैं वो तो उनमें तो ठंड बढ़ेगी ही, लेकिन पूरा जो उत्तर भारत है वहां पे भी बर्फबारी का असर पड़ता है। और 5 जनवरी को जो बर्फबारी होने जा रही है जिसकी संभावना मौसम विभाग ने जताई है, तो वो भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और पहाड़ के लोगों को निश्चित तौर पर इससे दो चार होना पड़ेगा और दिक्कतें भी उनको बर्फबारी से होगी। ठीक है चंद्रमोहन, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि जो पर्यटक हैं शायद उनके लिए ये खुशी की बात हो कि स्नोफॉल उन्हें देखने को मिल रहा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे इंतजाम करते हैं, क्योंकि 1.5-2 फुट तक जब बर्फ पड़ जाती है तो खाने पीने की सामग्री और बाहर ना जा पाना, ये कितना मुश्किल होता है। चंद्रमोहन जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ऐसा दिक्कतें होती हैं और पहाड़ के जो लोग हैं वो हमेशा से ये चीजें देखते आ रहे हैं। बर्फबारी का जो होती है वो हर साल होती है और वो हर साल इस तरह की चीजें जो है अपने सामने देखते हैं। उसी हिसाब से वो जो है उससे निकल कर भी बाहर आते हैं। इसमें जो SDRF है, NDRF है, वो भी इसमें काम करती है। मशीनें लगाई जाती हैं, JCB मशीनों से रास्ते साफ करने का काम किया जाता है। तो बिल्कुल जो है जो पहाड़ी लोग हैं वो इससे उनको इस चीज का एक्सपीरियंस है, वो लगातार बर्फबारी देखते हैं और उनको जो है शासन से भी इसकी सहायता मिलती है ताकि जो बर्फ से जो सड़कें ढकी हुई है उनको हटाया जा सके। इसके अलावा अगर हम बात करें जो बर्फबारी को लेकर जो अलर्ट है, 5 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और इस बार अच्छी बर्फबारी पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। काफी निचले इलाकों में भी पिछले दिनों 2500 मीटर तक बर्फबारी हुई थी, इस बार थोड़ा ऊपर बर्फबारी होने की संभावना है। 3000 मीटर से ऊंचाई वाले जो इलाके हैं और 5 जिले जो मैंने बताए हैं आपको, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, इसके अलावा जो चमोली का जो इलाके हैं 3000 मीटर से ऊंचाई वाले, उनमें अच्छी बर्फबारी, भारी बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने अपने स्तर से जताई है। तो निश्चित तौर पर उसके लोगों को भी दो चार होना पड़ेगा। जो पहाड़ के लोग हैं उनको वो देखेंगे कि किस तरह से सड़कों पे जो है बर्फ जम रही है, फिसलन भी इससे बढ़ेगी। काफी दिक्कतों का सामना जो है पहाड़ के लोगों को करना पड़ेगा और उसके लिए पहले से ही शासन जब मौसम विभाग अपनी एडवाइजरी जारी करता है और वो अपने पूर्वानुमान में इस तरह की कोई चीज देखता है कि सड़कें अवरुद्ध होने वाली है या बर्फबारी, भारी बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग देख पा रहा है या मौसम के ज्यादा बदलने की संभावना मौसम विभाग देख पा रहा है, तो उसी अकॉर्डिंग वो शासन को अपनी एडवाइजरी भेजता है और इस एडवाइजरी के बिहाफ पे शासन भी अपनी पुख्ता तैयारियां करता है। वहाँ पे जो सड़कें हैं, मुख्य सड़कें हैं, वहाँ पे JCB तैनात की जाती है। अन्य मशीनें जो सहायक मशीनें होती है इसको हटाने में, बर्फबारी जो होती है
सड़कों को साफ करने के लिए जो अन्य उपकरण है वो सभी वहाँ पे तैनात किए जाते हैं और पूरी तरह से मुस्तैदी जो है दिखाई जाती है, क्योंकि पहाड़ के जो जिले हैं ये 5 जिले जो मैंने बताए हैं और 3000 मीटर का जो ऊंचाई वाला इलाका है वहाँ पे हर साल जो है भारी बर्फबारी देखने को मिलती है और इसी तरह की तैयारियां और इसी तरह से उनको बेकार भी होना पड़ता है लोगों को भी। ठीक है, ठीक है चंद्रमोहन, नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले। दिल्ली उप मुख्यमंत्री ने शासकीय प्रवक्ता को दी खुली चुनौती। ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। दिल्ली उप मुख्यमंत्री ने शासकीय प्रवक्ता को खुली चुनौती दे डाली। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने मदन कौशिक को खुली चुनौती दी है। सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में सिसोदिया और कौशिक की डिबेट होगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो है कार्यक्रम जारी किया है। अरविंद केजरीवाल मॉडल और त्रिवेंद्र सरकार मॉडल पर चुनौती। मनीष और मदन के बीच चुनौतियों को लेकर चल रहा है युद्ध। तो लगातार डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के जिस तरह से स्कूल बनाए गए और तमाम जो व्यवस्था की गई है उस पर सवाल उठाते हुए खुली चुनौती देते नजर आ रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को खुली चुनौती दे दी है कि वो किसी भी मुद्दे पर उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हैं। अब ये जानकारी मिल रही है सर्वे चौक स्थित IRDT ऑडिटोरियम में सिसोदिया और कौशिक के बीच डिबेट होगी। अब देखना ये होगा कि आखिर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर डिप्टी सीएम उत्तराखंड सरकार को घेरने पर जो है उतारू है। उसी के साथ किस तरह से मदन कौशिक उसका जवाब देंगे, कितने काम उन्होंने किए हैं और उनके कार्यकाल में जो काम रहा उससे लोग कितने खुश हैं वो देखना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमोहन फोन लाइन पर हमारे साथ, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, आपसे जानना चाहेंगे, डिप्टी सीएम लगातार उत्तराखंड को घेरे हुए हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब क्या उम्मीद है कि डिबेट में कुछ सामने आएगा क्या? चंद्रमोहन देखिए अर्चना, पिछले दिनों जब 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड मनीष सिसोदिया आए थे उस समय उन्होंने एक बयान दिया था कि अगर उत्तराखंड सरकार अपना 5 काम भी गिनवाए अपनी सरकार के जनहित में, 5 काम भी वो नहीं गिना सकते, अगर वो गिना सकते हैं तो उनको चैलेंज मनीष सिसोदिया ने दिया था कि वो उस पर बहस करें। जिसके बाद लगातार जो है बयानबाजी आम आदमी पार्टी की ओर से चली, भाजपा की ओर से चली और आखिरकार मदन कौशिक ने जो चैलेंज है मनीष सिसोदिया का उसको एक्सेप्ट किया। उस समय जो है पूछा गया, जगह पूछी गई, इसके बाद भी लगातार बातचीत होती गई, सोशल मीडिया पर जो है दोनों से बयान जारी होते रहे। लेकिन अब जो है 4 दिसंबर को देहरादून का जो IRDT सर्वे चौक पर जो IRDT ऑडिटोरियम है वहाँ पे मनीष सिसोदिया ने तय किया है कि उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं वहाँ पे बहस की जाएगी और वहाँ पर आप पहुंचिए। इसके बाद 6 जनवरी को दिल्ली सरकार के कामकाज पर बहस करने के लिए भी मदन कौशिक को मनीष सिसोदिया ने न्योता दिया है। तो ये देखने वाली बात है कि 4 तारीख को क्या दोनों जो नेता हैं वो मंच पर पहुंच पाएंगे और जो डिबेट जो है जो उत्तराखंड के कामकाज सरकार ने किए हैं उस पर कितनी जो है चर्चा हो पाएगी। और उसके बाद 6 दिसंबर को भी जो है दिल्ली का न्योता मनीष सिसोदिया ने मदन कौशिक को दिया है कि वो आए और दिल्ली में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उस पर भी चर्चा करें। तो लगातार ये जो डिबेट वाला जो कल्चर है, खुली चुनौती आम आदमी पार्टी कोई पहली बार नहीं दे रही है। हर राज्य में जहाँ भी वो चुनाव लड़ने जाती है इस तरह की गतिविधियां आम आदमी पार्टी द्वारा देखने को मिलती है और 70 सीटों पर वो उत्तराखंड की जो सभी 70 सीटें हैं 2022 में चुनाव होने वाला है तो वो सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा आम आदमी पार्टी कर चुकी है और उसके बाद से लगातार प्रदेश में अपनी सियासी जमीन जो है खोजने की कोशिश आम आदमी पार्टी द्वारा हो रही है। और 4 तारीख को ये कार्यक्रम डिबेट का बहस का तय हुआ है। इसके बाद 6 तारीख को दिल्ली में होगा। अब देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों नेता आमने सामने बैठ पाएंगे और जो बहस जो है वो कहाँ तक पहुँच पाएगी, कितने मुद्दे उसमें शामिल। चंद्रमोहन, देखिए कोई भी जब कोई दावा करता है उसके दावे में दम हो तभी चुनौती दी जाती है। तो क्या माने चंद्रमोहन, जिस तरह से डिप्टी सीएम लगातार चुनौती दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड सरकार है उनमें कमियां रखी हैं, खामियां रखी हैं या कोई चूक हो गई, इसलिए लगातार खुलेआम चुनौती देने को तैयार है डिप्टी सीएम? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार ने जो रिजल्ट है वो सामने रखे हैं, उसके बाद वो बात कर रहे हैं, वो हवाई बात नहीं कर रहे हैं। और उनकी कॉन्फिडेंस का केवल यही एक जो है पहलू सामने आता है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस इसीलिए है क्योंकि उन्होंने दिल्ली मॉडल में काम करके दिखाया, लोगों को पानी बिजली फ्री दी है, अस्पताल ठीक की है, शिक्षा व्यवस्था ठीक की है। तो वो सभी रिजल्ट जब लोगों के सामने आए हैं उसके बाद ही वो इस तरह के कॉन्फिडेंस में आए हैं और लोगों को खुली चुनौतियां वो
कई मोर्चों पर जो बड़े नेता हैं, चाहे केजरीवाल की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, या संगठन का कोई आदमी हो, तो वो इसलिए जो है जो विपक्षी दल है, विरोधी दल है, उनको चुनौती देते हैं। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार ने भी काम किया, ऐसी बात नहीं है। कोई भी सरकार होती है तो अपने स्तर से अपनी बोझ से काम करती है, लेकिन यहाँ अच्छे और उससे थोड़ा डाउन, अप और डाउन की बात है कि किससे ज्यादा क्या, कौन बेहतर शासन जो है चला सकता है, जो प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको कौन अच्छी तरह से संचालित कर सकता है। लड़ाई यहाँ इसकी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे रखे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। ये बड़ी और जो है बड़ी खुशखबरी दे रखे हैं आपको। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं। तेजी से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सेहत में सुधार हो रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने के चलते दिल्ली एम्स में भर्ती थे। 28 दिसंबर 2020 को दिल्ली एम्स में भर्ती हुए थे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, लेकिन अब लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर जानकारी यही मिल रही थी कि उनकी सेहत में काफी सुधार हो गया है और तेजी से उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। सिर्फ हल्की खांसी थी, उसके अलावा कोई लक्षण उनमें नहीं थे, सभी टेस्ट सामान्य थे। तो उम्मीद अब यही है कि जल्द स्वस्थ होकर आज वापस लौट सकते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। यह अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बेरोजगारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर पलटवार करते हुए बंशीधर भगत ने बयान जारी कर दिया और अपनी सरकार में दिए गए रोजगार के आंकड़े पर जारी किए हैं। कहा है कि बीजेपी सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में 7 लाख से अधिक रोजगार दिए। इसमें नियमित रोजगार 16,000 और आउटसोर्सिंग या फिर अनुबंधात्मक रोजगार 1,15,000 और स्वयं उद्यमिता या प्राइवेट निवेश से 5,80,000 लोगों को रोजगार दिए गए। पर्यटन, कृषि, बागवानी के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत बेरोजगारों को आसान ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से हजारों नौजवान स्वरोजगार की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साल 2020 की विदाई हो चुकी है। नए साल में जनता को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि जनता को कई उम्मीदें हैं। नए साल में सरकार बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। जनता की ये उम्मीदें त्रिवेंद्र सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं, क्योंकि साल 2022 में उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस लिहाज से 2021 चुनावी वर्ष रहेगा। चुनावी साल को देखते हुए विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ। राज्य के सरकारी अस्पतालों में महंगा हुआ इलाज। जनता पर पड़ रही महंगाई और बेरोजगारी की मार। 2021 में चुनौतियों से कैसे निपटेगी त्रिवेंद्र सरकार। साल 2020 की विदाई के बाद नए साल का आगाज हो गया है। उत्तराखंड में नए साल की शुरुआत महंगाई के साथ हुई है। सरकारी अस्पतालों में इलाज महंगा होने जा रहा है। ओपीडी पर्चे से लेकर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच दरें भी 10% तक बढ़ जाएंगी। वहीं आम जनता को उम्मीद है कि 2021 में सरकार महंगाई और बेरोजगारी से निजात दिलाएगी। रोजगार देने और महंगाई कम करने को लेकर मांग नए साल के पहले दिन से ही तेज हो गई है। सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग उठने लगी है। पिछले 7 सालों से थमी पुलिस भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करने की मांग की जा रही है। तो बहुत अच्छी उम्मीद लगाए हैं कि जिस हिसाब से पिछले साल महंगाई बहुत ज़्यादा थी, दिन ब दिन पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, गरीबों की जेब कटी उसके वजह से। अभी हम ही एक रोज़मर्रा के रोज़गार हैं, तो पेट्रोल तो बहुत फ़र्क पड़ा। अब उम्मीद नए साल से ये है कि कुछ कम होगी। तो चाहते हैं कि भाई थोड़ा महंगाई कम हो, है ना, हर आदमी जी सके यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो खाली बड़े आदमियों का ही वो है, आम आदमी तो जी नहीं सकता। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राज्य में सियासत भी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मामले में आमने सामने हैं। कांग्रेस का कहना है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सरकार ने बेरोजगारों के हाथों को रोजगार नहीं दिया।
वहीं सरकार का तर्क है कि राज्य सरकार ने स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू की है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने कई विभागों में नियुक्तियां शुरू कर दी हैं। नहीं लगता कि डबल इंजन की सरकार महंगाई के प्रति गंभीर है। नारा बहुत अच्छा दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। किसान जो है आज आंदोलनरत है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। एक बात हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। ये सरकार की विफलताओं का ताज है, जिसको लेकर के हम इस नव वर्ष में जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे। 2021 राज्यवासियों के लिए सुखद रहने वाला है। हमने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रोथ सेंटर हैं, वन पंचायतें हैं और यहाँ की जो इंडस्ट्री है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार दिया है। सरकारी नियुक्तियाँ प्रारंभ हो गई हैं, हमने विज्ञप्तियाँ प्रारंभ कर दी हैं। 2020 में भी विज्ञप्तियाँ निकली हैं, 2021 में भी विज्ञप्तियों का सिलसिला प्रारंभ होगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी में राज्य में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा प्रवासी वापस लौटे हैं, जिनके हाथों को रोजगार देना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं बढ़ती महंगाई पर भी सरकार को रोक लगानी होगी। अब देखना होगा कि मिशन 2022 को फतेह करने की तैयारियों में जुटी त्रिवेंद्र सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है। देहरादून से चंद्रमोहन और किशोर रावत के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। डीजीपी अशोक कुमार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। वर्चुअल बैठक में डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड के कार्यों की समीक्षा की और पुलिस अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। डीजीपी ने गौवंश संरक्षण स्क्वाड में गठित टीमों को हर जिले के वैध और अवैध स्थानों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों को अवैध संचालित रह रहे वध स्थानों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दे दिए हैं। डीजीपी ने स्क्वाड के अनुभवी, समझदार और दक्ष कर्मियों को नियुक्त करने और स्क्वाड द्वारा प्रभावित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में 361 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो गई है। कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 90,000 के पार पहुंच गई। राज्य में अब तक 51,281 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में गुरुवार को 492 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं और अब तक 83,998 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए, यानी कि 92% से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल कोरोना के कुल 4,577 एक्टिव केसेस हैं। इसी के साथ राज्य में 24 घंटे में 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई और अब तक 1,515 संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। तो ये पूरा अपडेट आपको दे रखे हैं। उत्तराखंड में कोरोना को लेकर किस तरह के हालात, उसको लेकर ये ताजा आंकड़े आपको बता रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में किस तरह का विभाग का प्लान रहेगा, कितनी तैयारियां कर ली गई है, इस बारे में सीएमओ ऑफिस में तैनात चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नलिंद असवाल ने हिंदी खबर के संवाददाता जसवीर सिंह से खास बातचीत की और अपने तैयारियों के बारे में जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन लगभग तैयार हो गई है। इसे लेकर के स्वास्थ्य विभाग अब वैक्सीन लगाने के लिए क्या क्या तैयारियां हैं, किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं, उस पर काम कर रहा है। हमारे साथ में जुड़े हुए सीएमओ ऑफिस में तैनात डॉक्टर नलिंद सिंह असवाल, और आज उन्होंने लक्सर में भी एक मीटिंग ली है। उसमें खासतौर पर आशा फैसिलिटेटर और एएनएम को शामिल किया गया था। किस तरह के टिप्स दिए गए हैं और क्या आगे की तैयारी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज मीटिंग भी ली है, कोरोना को लेकर के जो अभी तक इंतजार था लगभग उसका कहीं ना कहीं यानी कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्या है ये वैक्सीन की इसकी यही बताना चाह रहा था कि जितनी भी इसकी मिथ है कि सेशन साइट आएंगी जहाँ पे ये वैक्सीन लगेगी, तो वहाँ पे लोगों को कैसे लगनी है, क्योंकि इसका पहला फेज़ है तो उसमें सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को लगनी है। क्यों लगनी है? क्योंकि जब उनको लगेगी फिर ये आगे चलेगी। 3 फेज़ में पूरी वैक्सीन का वो ट्रायल चल रहा है, जो हो रहा है वो चलेगा। पहले में हेल्थ केयर वर्कर, फिर पुलिस वालों को, और उसके फिर जो 60 साल से उम्र है उनको। तो ये हमें बताना था उनको कि वैक्सीन की जैसे नॉर्मल वैक्सीन होती है, किसी के भी 100,000 में से किसी एक को अगर
केस आ जाता है, कोई एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, तो उसे कैसे आपको करना है, कैसे मैनेज करना है, क्या आपके वो होने चाहिए, वो चला है। और बायोमेडिकल वेस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, बायोमेडिकल वेस्ट। और उसके बाद हमने एक चीज़ और बताई है कि अगर वैक्सीन लग भी जाती है, आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चला नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने वैक्सीन लगाई फिर आप मास्क उतार के चल दिए, हैंड हाइजीन नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, नहीं, ये तो चलना ही है। तो यही इसके बस हमें बताना था उनको, आशा लोगों को, और उनको ये बताना था कि जब ये सब सेंटर्स में अपनी जो ट्रेनिंग देंगी तो उसमें आशा का क्या रोल होगा, आंगनवाड़ी वर्कर का क्या रोल होगा। अच्छा, जिस तरह से ये भी सुनने में आता कि जो वैक्सीन है उसका टेम्परेचर एक मतलब निर्धारित होगा, तो किस तरह से रखा जाएगा, उसके लिए क्या बनाएंगे? क्या कोई मतलब इस तरह के सेंटर हैं जहाँ ये रखी जाएगी? हाँ, कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं, पहले से ही सारा डाटा ले लिया गया था हर ब्लॉक से, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कितने कोल्ड चेन पॉइंट है, कहाँ कहाँ रखी जाएगी वैक्सीन, कैसे रखी जाएगी, तो वो उस हिसाब से हमने बना दिया। उसी के लिए अभी वो भी देखा जाएगा। तो पूरे हरिद्वार क्षेत्र की अगर बात करें, चूँकि आप तो सीएम ऑफिस में हैं और आप इसे कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं, क्या लगता है कि कितने वर्कर्स इसमें फर्स्ट फेज में काम करेंगे? वर्कर्स बहुत ज़्यादा लगेंगे इसमें, क्योंकि पहले तो हेल्थ के वर्कर्स, ये तो सबसे पहले जितने मेडिकल ऑफिसर हैं, एएनएम है, उनको लगा के, क्यों कि जिससे वो आगे बना सके, बेनिफिशियरी जितने भी आएंगे सबको लगाएंगे, तो इसके लिए तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा लगेगा मैन फोर्स लोगे। चलिए, तो डॉक्टर ने आपने सुना भी और सही तरीके से समझा, साफ हो गया है कि अब आने वाले दिनों में जल्दी ही स्वास्थ्य विभाग कोवैक्सीन यानी कि जो वैक्सीन लोगों को लगनी है उसका पूरा खाका तैयार करने के साथ साथ ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे हरिद्वार क्षेत्र में एक बड़ी तादाद में ऐसे वर्कर्स यानी कि जो उन्हें एक तरह से कोरोना वॉरियर भी कहा जाएगा, वो लोग इसके लिए कितने काम करेंगे, ये सब टीमें बन गई हैं और कहाँ कहाँ कोवैक्सीन को रखा जाएगा, इसके लिए इन्होंने स्टोरेज की जो तैयारी वो पूरी कर ली हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह से जल्द वैक्सीन के लगने का काम शुरू होता है और ये कितनी जल्दी निपट पाता है। जसवीर सिंह, हिंदी खबर, लक्सर। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर। नमस्कार। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।